नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे और सुप्रीम कोर्ट से हमारे स्ट्रीट डॉग्स के बारे में कुछ कहना चाहता हूं, जो बेजुबान हैं, अपना दर्द किसी से कह नहीं सकते, उनकी आवाज आप तक पहुंचाना चाहता हूं। कोर्ट ने फैसला किया कि हम अपने स्ट्रीट डॉग्स को शेल्टर्स में भेज दें। इसका मतलब क्या निकाला गया? लोहे के सरिये से स्ट्रीट डॉग्स की गर्दन को बेरहमी से पकड़कर बिलखते बेजुबान जानवरों को सलाखों वाली बंद गाड़ियों में भर भर कर भूखा मरने के लिए छोड़ दिया गया। मैं सुप्रीम कोर्ट से और डॉग्स पर गुस्सा निकालने वालों से कहना चाहता हूं कि शेल्टर में छोड़ दिया जाए, यह कहा और हो गया, यह संभव नहीं है। पूरे देश में एक भी सरकारी शेल्टर नहीं है। 5 राज्य सरकारों ने लिख कर दिया कि डॉग्स के लिए शेल्टर बनाना उनके बस की बात नहीं है। इसीलिए शेल्टर्स कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता। शेल्टर्स को लेकर कुछ फिगर्स मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। ये फिगर्स मेनका गांधी ने कंपाइल की हैं। अनुमान है कि सिर्फ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में 2,32,00,000 डॉग्स रहते हैं। अगर इनके लिए शेल्टर बनाए जाएं, एक शेल्टर्स में 200 डॉग्स को रखा जाए तो भी 1,16,000 शेल्टर्स चाहिए, जिसके लिए 22,000 एकड़ जमीन की जरूरत होगी। डॉग्स की डेली फीड के लिए 92.8 करोड़ 92.8 करोड़ रुपए खर्च होंगे, यानी हर साल 33,872 करोड़ रुपए का खर्च। ये सॉल्यूशन कैसे हो सकता है? लेकिन कोर्ट के आदेश को आधार मानकर स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन, हर जगह से डॉग्स को निकाला जा रहा है। उन्हें उन जगहों से दूर किया जा रहा है जिसे वो पहचानते हैं, जहां उन्हें कोई खाना देता है, जहां कोई सिर पर प्यार से हाथ फेरता है। और उन्हें रखने की जगह कैसी हो, वो कहां जाएंगे, कहां रहेंगे, इसकी परवाह किसी को नहीं है। इसका नतीजा यह होगा कि डॉग बाइट्स के केसेस और बढ़ जाएंगे। फिर हम डॉग्स के साथ और क्रूअल हो जाएंगे। फिर हम डॉग्स को और सताएंगे। फिर कोई उन्हें स्लॉटर करने की सलाह देगा। क्या डॉग्स को एलिमिनेट करना कोई सॉल्यूशन हो सकता है? रिसर्च कहती है कि 90% स्ट्रीट डॉग्स किसी को कुछ नहीं कहते। ये डॉग्स जिन सड़कों पर पले, जहां बड़े हुए, अगर उन्हें वहां से हटाया जाता है तभी वो एग्रेसिव होते हैं। जब डॉग्स का पेट भरा होता है, कोई उन्हें तंग नहीं करता, तो वो किसी को नहीं काटते। डॉग्स को बचाने का और डॉग से इंसानों को बचाने का साइंटिफिक तरीका एक ही है: स्टरलाइजेशन, वैक्सीनेशन और डॉग्स को प्यार करने वाले, फीड करने वाले अपनों के आसपास रखने का। और अगर वाकई में स्टरलाइजेशन करना है तो 780 सेंटर बनाने होंगे, 780 एनजीओ को ट्रेन करना होगा। देश में 3 ट्रेनिंग सेंटर हैं, लखनऊ, देहरादून और ऊटी में, जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है। हमें फियर और एंगर के बजाय साइंस और कंपैशन के रास्ते पर जाने की जरूरत है। जानवरों को मारना, पीटना, कत्ल कर देना बहुत आसान है। ये बेजुबान, बदनसीब इंसानी ताकत का मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन इतिहास गवाह है, हिंसा ने, मारकाट ने, किलिंग्स ने कभी किसी समाज को, किसी देश को बड़ा नहीं बनाया। दया, प्यार, संवेदना किसी भी देश को बड़ा बनाती है, महान बनाती है। क्या हम अपने जानवरों के प्रति करुणा और संवेदना दिखाकर दुनिया को रास्ता दिखा सकते हैं? यह सवाल आपके सामने है। जो अपनी बात कह नहीं सकते, सुप्रीम कोर्ट को अपने साथ हो रहा जुल्म दिखा नहीं सकते, उनका केस कौन लड़ेगा? कल जब सुप्रीम कोर्ट के सामने केस आएगा तो ये बेजुबान, बेकसूर आप बीती सुनाने के लिए वहां नहीं होंगे। क्या हम सब मिलकर उनकी बात, उनका दर्द
अदालत तक पहुंचा सकते हैं। और अब एक ऐसी खबर जिसे सुनकर आपको भी गुस्सा आएगा। आज जेएनयू की जमीन से एक बार फिर मुल्क के खिलाफ आवाज उठाई गई। आज जेएनयू को एक बार फिर से बदनाम किया गया। जिस जेएनयू में 10 साल पहले भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह के नारे लगे थे, आज फिर उसी कैंपस में मोदी तेरी कब्र खुदेगी, अमित शाह तेरी कब्र खुदेगी जैसे नारे खुलेआम लगाए गए। नारे लगाने वाले उन्हीं संगठनों से जुड़े हैं जिन्होंने देश के टुकड़े होंगे जैसे नारे लगाए थे। ये वही लोग हैं। जेएनयू में लेफ्ट फ्रंट के छात्र नेताओं ने, जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन की प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी ने अपने सपोर्टर के साथ जमकर नारेबाजी की और इनकी नाराजगी की वजह थी कल सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद और शर्जील इमाम की बेल एप्लीकेशन खारिज कर दी। फैसला सुप्रीम कोर्ट का था, लेकिन गुस्सा प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर उतारा गया। मोदी और अमित शाह की मौत की कामना की गई। क्या विरोध करने का यह तरीका ठीक है? क्या विचारधारा के विरोध का मतलब संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की मौत की कामना है? क्या छात्र नेता अपनी हदें पार कर रहे हैं? क्या जेएनयू अब अर्बन नक्सल का अड्डा बन गया है? जेएनयू प्रशासन अब क्या एक्शन ले रहा है और राजनीतिक पार्टियां इस इशू पर कैसे रिएक्ट कर रही हैं, यह सब मैं आपको बताऊंगा आज की बात में। लेकिन सबसे पहले आपको बताता हूं कि कल रात जेएनयू में हुआ क्या। कल रात जेएनयू के साबरमती हॉस्टल के बाहर आयशा और एसएफआई के स्टूडेंट लीडर्स ने एक मीटिंग बुलाई। इसे नाम दिया गया गुरिल्ला ढाबा। बताया गया था कि छात्र संगठनों के लोग साबरमती हॉस्टल के बाहर 2020 में जेएनयू में स्टूडेंट्स पर हुए हमलों के विरोध में प्रोटेस्ट करेंगे, क्योंकि उस मामले में अब तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। लेकिन जब भीड़ जुटी तो समझ आया कि विरोध प्रदर्शन उमर खालिद और शर्जील इमाम की बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के खिलाफ था। रात के अंधेरे में जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन की प्रेसिडेंट अदिति मिश्रा, वाइस प्रेसिडेंट के गोपिका बाबू और जनरल सेक्रेटरी सुनील यादव के नेतृत्व में प्रोटेस्टर्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी शुरू की। फिर समाजवाद और इनकलाब के नारे लगाने शुरू किए। नारेबाजी तक ठीक था, लेकिन थोड़ी देर के बाद मोदी तेरी कब्र खुदेगी, अमित शाह तेरी कब्र खुदेगी, जेएनयू की धरती पर खुदेगी जैसे नारे लगने शुरू हो गए। और फिर आरएसएस, बीजेपी और अंबानी अडानी के खिलाफ नारे लगने लगे। भगवा को शिकस्त देने के दावे किए गए। जेएनयू में जेएनयू में प्रोटेस्ट कोई नई बात नहीं है। स्टूडेंट्स अक्सर प्रोटेस्ट करते रहते हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी होती है, यह भी कोई नई बात नहीं है। लेकिन जेएनयू लंबे समय से लेफ्ट पार्टीज की स्टूडेंट यूनियन का गढ़ है, इसलिए ज्यादातर प्रदर्शन आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ होते हैं। हालांकि आमतौर पर इस तरह के नारे नहीं लगाए जाते, लेकिन कल साबरमती हॉस्टल के बाहर जो गुरिल्ला ढाबा प्रोटेस्ट हुआ, उसमें जिस तरह के देश को शर्मसार करने वाले नारे लगे, इसी तरह के नारे इसी जेएनयू में इसी जगह पर 10 साल पहले भी लगे थे। तब भारत के टुकड़े टुकड़े करने की कामना की गई थी। अब 10 साल बाद उसी जगह पर प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर की मौत की कामना की गई। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की कब्र खोदने के नारे जेएनयू में सुनाई दिए। प्रोटेस्टर्स ने साबरमती हॉस्टल के बाहर
उमर खालिद और शर्जील इमाम की तस्वीरें लगाई। इसके बाद नरेंद्र मोदी और अमित शाह बीजेपी और आरएस के खिलाफ खुलकर नारेबाजी हुई। कल रात ये प्रोटेस्ट हुआ, इसके वीडियो भी रात में ही सर्कुलेट कर दिए गए, लेकिन दिल्ली पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। दोपहर तक दिल्ली पुलिस यही कहती रही, किसी तरह की शिकायत नहीं मिली, इसलिए केस दर्ज नहीं किया गया। इसके बाद शाम को जेएनयू प्रशासन ने वसंत कुंज थाने में शिकायत दर्ज कराई। विवादित नारे लगाने वालों के खिलाफ केस दर्ज करने को कहा। अपनी शिकायत में जेएनयू प्रशासन ने स्टूडेंट्स यूनियन की प्रेसिडेंट अदिति मिश्रा, वाइस प्रेसिडेंट के गोपिका बाबू, जनरल सेक्रेटरी सुनील यादव के अलावा दानिश अली, शाद आजमी, महबूब इलाही, कनिष्क, पाकीजा खान और शुभम समेत कई स्टूडेंट्स के नाम दिए हैं। जेएनयू प्रशासन ने कहा कि विरोध के नाम पर यूनिवर्सिटी के कोड ऑफ कंडक्ट को तोड़ा गया। लोकतांत्रिक आजादी के नाम पर संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के खिलाफ अपमानजनक नारेबाजी की गई। इससे कैंपस का माहौल बिगड़ सकता है, स्टूडेंट्स की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है, इसलिए इस तरह की हरकत करने वालों के खिलाफ लीगल एक्शन होना चाहिए। इसके अलावा जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन अपने लेवल पर भी आरोपी स्टूडेंट के खिलाफ एक्शन लेने की तैयारी में है। विवादित नारे लगाने वालों को सस्पेंड किया जाएगा, उनको हमेशा के लिए यूनिवर्सिटी से निकाला भी जा सकता है। वहीं बीजेपी के नेताओं ने जेएनयू में हुई इस तरह की नारेबाजी पर नाराजगी जाहिर की। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि जेएनयू टुकड़े टुकड़े गैंग का हेड ऑफिस बन गया है। इस तरह की नारेबाजी करने वालों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। ये जेएनयू को टुकड़े टुकड़े गैंग, राहुल गांधी जैसे देश विरोधी मानसिकता वाले और सभी, चाहे आरजेडी हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे वाम दल हो, ये टुकड़े टुकड़े गैंग का एक कैंप ऑफिस बन गया, कार्यालय बन गया। और भूले नहीं, ये भारत है, नरेंद्र मोदी का भारत है, 21वीं सदी का भारत है। विवेकानंद कह गए थे भगवा ही होगा, और ये नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को कब्र खोदने वाले खुद कब्र में चले गए हैं। यहां से उग्रवादी का खात्मा हो गया पूरे देश से। इसलिए मैं टुकड़े टुकड़े गैंग से कहना चाहता हूं कि उमर खालिद जो पाकिस्तान की सोच रखता था, शर्जील इमाम, चिकन नेक को अलग करना, और खालिद और शर्जील के समर्थन में जो लोग बोलेंगे वे देशद्रोही है। ऐसे लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। लेकिन कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने इस मामले को एक अलग ही एंगल दे दिया। इमरान मसूद ने कहा कि अपनी नाकामियों से लोगों का ध्यान हटाने के लिए जेएनयू में इस तरह के विवादित नारे खुद बीजेपी ने ही लगवाए हैं। ये नारे अपने आप लगवाते हैं, अपने आप शोर मचवाते हैं। उन्हें 5 साल से जेल में डाला हुआ है। अब अगले 1 साल के लिए फिर उनकी जमानत के ऊपर भी पाबंदी लगा दी। खुद ही सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि मौलिक अधिकार है जमानत का, जमानत अपवाद है। बार बार कहते हैं ना कि जमानत ना मिलना अपवाद है। तो आप खुद ही तो कहते हो, खुद ही आपने लगा दिया। अब क्या बोलें इसके ऊपर हम? नहीं, नारे जो लगे हैं वो लगे। नारे तो ये अपना आप लगवाते हैं। इन्हें 24 हर बार यही रह गया, इनको अपना आप नारे लगवाते हैं। जो लोग जेल में आपने 5 साल सड़ा दिए, उतनी सजा नहीं होगी उनके जुर्म की जितने आपने उन्हें जेल में सड़ा दिया है? और अपना आप नारे लगा करके, नारे लगाने से कुछ हो रहा है? वो सामने बात आई है, कुछ नहीं, नारे कुछ नहीं है, ये सब हल्की बातें हैं। इन्हें 24 प्रधानमंत्री को गाली दे दी, उसको नारा लगा दिया, गृह मंत्री को ये कर दिया। भाई क्या है, कहाँ लेके खड़े हो गए तुम देश को?
बांग्लादेश की तरफ देख लो, जहां लोगों को मार रहे हैं वहां नहीं देखोगे आप। उसमें साफ कहा जा रहा है कि मोदी शाह तेरी कब्र खुदेगी जेएनयू में। अरे वहां जाके देख लो ना बांग्लादेश में क्या हो रहा है। जेएनयू में आज जो हुआ उसने एक बार फिर देशभक्तों को ललकारा है। सवाल सिर्फ मोदी और अमित शाह के खिलाफ नारे लगाने का नहीं है। किसी भी व्यक्ति की मौत की काम करना इंसानियत के खिलाफ अपराध है। लेकिन मोदी तो बहाना है, देश निशाना है। जेएनयू में जो हुआ वो अर्बन नक्सल्स का सोचा समझा हमला है और ये लोग बड़े चालाक हैं। इनकलाब का नारा लगाते हैं, मोदी और आरएसएस का नाम लेकर शोर मचाते हैं, लेकिन जिस फैसले को ये चैलेंज कर रहे हैं वो फैसला सुप्रीम कोर्ट का है। जेएनयू में लगे ये नारे हमारे संविधान और हमारे सुप्रीम कोर्ट को चुनौती है, इसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। अब बात उत्तर प्रदेश की। आज इलेक्शन कमीशन ने यूपी की वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट जारी कर दिया। इसके मुताबिक उत्तर प्रदेश में करीब 2 करोड़ 89 लाख वोटर्स के नाम कट गए हैं। पिछली वोटर लिस्ट में यूपी में 15 करोड़ 44 लाख वोटर थे, लेकिन एसआईआर के बाद वोटर लिस्ट के नए ड्राफ्ट में 12 करोड़ 55 लाख नाम ही रह गए हैं। यूपी में 18.70% वोटर कम हो गए हैं। 18.70% वोटर कम हो गए हैं, यानी यूपी में वोटर की संख्या 2012 के असेंबली इलेक्शन से भी कम है। 2012 के विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में 12 करोड़ 74 लाख वोटर थे, अब 12 करोड़ 55 लाख रह गए हैं। आज उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग के सीईओ नवदीप रणवा ने बताया कि जिन 2 करोड़ 89 लाख लोगों के नाम कटे हैं उसमें 2 करोड़ 17 लाख ऐसे हैं जो किसी दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं। 25,47,000 ऐसे थे जिनके एक जगह से ज्यादा वोटर लिस्ट में नाम थे, जबकि 46,23,000 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि चुनाव आयोग ने साफ किया है कि यह वोटर लिस्ट फाइनल नहीं है। जिनका नाम कटा है वो अगले 30 दिन में फॉर्म 6 भरकर अपना नाम जुड़वा सकते हैं। इसके अलावा 1 करोड़ से ज्यादा वोटर ऐसे हैं जिनकी मैपिंग नहीं हो पाई है। ऐसे लोगों को चुनाव आयोग नोटिस देगा, उनसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे। जो डॉक्यूमेंट नहीं दे सकेगा उसका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया जाएगा। 6 जनवरी से आज से दावा आपत्ति लोग दे सकते हैं। वो 6 फरवरी तक ये दावा आपत्ति का पीरियड रहेगा इस रिवीजन इंटेंसिव रिवीजन में। और साथ ही साथ 6 जनवरी से नोटिस चरण भी शुरू हो रहा है। तो ऐसे मतदाता जिनका मैपिंग नहीं हुआ था, विगत प्रगाढ़ पुनरीक्षण की इलेक्टोरल रोल से जो उत्तर प्रदेश में 2003 में हुआ था और भारत के अन्य राज्यों में 2002 से लेकर 2006 तक था, तो हमारा लगभग 91% से अधिक मैपिंग उत्तर प्रदेश में हुई। सो मैपिंग की जब बात कर रहे हैं तो वो केवल ये जो 12 करोड़ 55,56,025 इन्हीं के कॉन्टेक्स्ट में है और हमारा 8% के आसपास, 8 से थोड़ा ज़्यादा परसेंट अभी मैप नहीं हुआ। तो ऐसे लोगों को नोटिस जाएंगे जिसको अनमैप्ड कैटेगरी के इलेक्टर बोलते हैं। और 1 करोड़ 4 लाख के पास, 4 लाख के आसपास ऐसे वोटर हैं जिनको नोटिस जाएगा। तो 6 जनवरी से अब हमारा नोटिस चरण भी प्रारंभ हो गया है और दावे आपत्तियों का निस्तारण भी करेंगे। ये 27 फरवरी तक चलेगा। तो जहां तक मतदाता का प्रश्न है उसे 6 फरवरी का दिन याद रखना चाहिए। करीब 19% वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से हटना बड़ी बात है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यूपी के 17 जिले ऐसे हैं जिनमें 20 से 30% तक वोट कटे हैं। 57 जिले ऐसे हैं जिनमें 10 से 20% वोटर्स के नाम ड्राफ्ट रोल से गायब हैं, जबकि सिर्फ एक जिला ऐसा है जहां 10% से कम वोटर्स के नाम एसआईआर में काटे गए। नोट करने वाली बात यह भी है कि शहरी इलाकों में वोट ज्यादा कटे हैं। लखनऊ में करीब 30% वोटर कम हुए हैं। इसी तरह गाजियाबाद में करीब 29%, बलरामपुर में करीब 28%, कानपुर, मेरठ और प्रयागराज में 25% से ज्यादा, नोएडा में 24%, आगरा में 23% से ज्यादा वोटर्स के नाम लिस्ट से हटा दिए गए हैं।
यूपी के ड्राफ्ट वोटर लिस्ट का शहरों में कितना असर पड़ा है, यह आपको मेरठ के एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। मेरठ जिले में एसआईआर से पहले 26,99,000 वोटर थे, लेकिन एसआईआर के बाद यह फिगर घटकर 20,34,000 रह गई, यानी करीब 24.65%, 24.65% वोट कम हो गए। मेरठ की 3 विधानसभा, मेरठ कैंट में 1,49,000, मेरठ शहर में 89,057 और मेरठ साउथ में 1,54,739 वोट कम हुए हैं। जबकि ग्रामीण इलाकों वाली सिवाल खास सीट में करीब 64,500, सरधना में करीब 79,000, हस्तिनापुर में 64,500, किठौर में करीब 64,740 वोट कम हुए हैं। यानी मेरठ की 3 शहरी सीटों पर 4 ग्रामीण सीटों की तुलना में ज्यादा वोटर्स के नाम कटे हैं। इस ड्राफ्ट पब्लिकेशन में 2 बिंदु मुख्य रूप से महत्वपूर्ण है कि जो एएसडी वोटर थे, एब्सेंट, शिफ्टेड, डेड और डुप्लीकेट वोटर, उनको इस सूची से पृथक कर दिया गया है। एएसडी की सूची अलग बनी है। इसके अतिरिक्त जो लोग नॉन मैप्ड वोटर हैं उनको नोटिस जाएगी और उनको सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया जाएगा संबंधित एईआरओ और एडिशनल एईआरओ के द्वारा। उनका नोटिस में उनका स्थान कहाँ सुनवाई होगी, कब सुनवाई होगी, पूरा डिटेल्स होगा और वो उनको एक अवसर होगा कि अपनी जो वोटर हैं, वैलिड वोटर हैं, या तो वो किस प्रकार से हैं, जो 12 डॉक्यूमेंट्स वो जो भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रेस्क्राइब्ड हैं, वो जमा करके अपने वोटर लिस्ट में वो रह सकते हैं। यूपी के ड्राफ्ट वोटर लिस्ट देखकर सबसे ज्यादा परेशान बीजेपी के नेता हैं, क्योंकि जिन इलाकों में सबसे ज्यादा वोट कटे हैं वहां बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड है। इसीलिए आज जैसे ही वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट रोल आया, योगी आदित्यनाथ ने यूपी बीजेपी के अध्यक्ष पंकज चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल चौधरी के साथ मीटिंग की। इस मीटिंग में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यूपी के सारे बीजेपी सांसद और विधायक जुड़े। योगी ने बीजेपी के नेताओं को बताया कि अगले 1 महीने में क्या करना है, किस तरह शहरी इलाकों में लोगों के नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाने के लिए अभियान चलाना है। यूपी सरकार के मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से समाजवादी पार्टी के नेताओं का वो आरोप तो गलत साबित हो गया कि बीजेपी विरोधियों के नाम कटवा रही है। शहरी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा वोट उन विधानसभा क्षेत्रों का हुआ जहाँ शहरी क्षेत्र हैं, और शहरी क्षेत्रों पर हमेशा भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व रहा है, समर्थन रहा है, और वहाँ से ज़्यादातर हमारे ही एमएलए जीत के आते रहे हैं। ये जिलेवार नज़र डालें तो सबसे ज़्यादा जो विधानसभा हैं, लखनऊ कैंट ले लें, सरोजनी नगर ले लें, यहाँ से लेके आगरा से मेरठ होते हुए साहिबाबाद और गाजियाबाद तक, सबसे ज़्यादा वोट कटने की स्थिति में वही विधानसभाएं हैं जहाँ वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के जीते हुए 22 के एमएलए हैं। इसका मतलब साफ है कि भारी नुकसान हम लोगों का हुआ है। सच्चाई से कोसों दूर बेबुनियाद, बेतथ्य के आरोप लगाने का काम अखिलेश जी और उनकी पार्टी करती रही है। लेकिन प्रामाणिक साक्ष्य हैं कि जो सर्वाधिक वोटों का जहां नुकसान हुआ है वो विधानसभा सीटों पर 22 में जीते हुए विधायक किनके, भारतीय जनता पार्टी के, और जीते हुए नहीं, प्रचंड बहुमत से जीते हुए हैं। उन्हीं सीटों पर सर्वाधिक वोट की कटाई हुई है, वोट कटे हैं। इसका मतलब प्रत्यक्ष रूप से गवाह है कि भारतीय जनता पार्टी का लॉस हुआ है। लेकिन समाजवादी पार्टी अपनी पुरानी बात पर कायम है। समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा ने कहा कि बीजेपी ने जानबूझकर पीडीए के वोट कटवाए हैं, लेकिन दिखाने के लिए बीजेपी के नेता दावा कर रहे हैं कि ज्यादा वोट उन इलाकों में कटा जहां बीजेपी का दबदबा है। ये वोटर लिस्ट में जो नाम काटे गए हैं वो अधिकांश दलित, पिछड़े वर्ग के लोग और अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं जिनके नाम काट दिए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी अब जनता को गुमराह करने के लिए कह रही है कि जो लिस्ट में नाम काटे गए हैं वो हमारे नाम हैं। तो अगर चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी मिलकर काम कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के नाम फिर वोटर लिस्ट से कैसे कट सकते हैं? तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जनता को गुमराह करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने बड़े पैमाने पर फर्जी वोट जुड़वा रखे थे, वो फर्जी वोट कट गए हैं।
जिसकी चिंता भारतीय जनता पार्टी को हो रही है। सोचने वाली बात यह कि अभी तो सिर्फ 2,89,00,000 लोगों के नाम कटे हैं, लेकिन अभी 1,04,00,000 लोगों का हिसाब बाकी है। उनके नाम और कट सकते हैं, क्योंकि वोटर लिस्ट के ड्राफ्ट रोल में ऐसे 1,04,00,000 लोगों के नाम शामिल हैं जिनकी मैपिंग अभी नहीं हुई है। इन लोगों को नोटिस जाएगा। अगर ये लोग अपने दस्तावेज पेश नहीं कर पाए तो इनके नाम भी कट जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो यूपी में करीब 4 करोड़ लोगों के नाम, यानी करीब 25% वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। हालांकि जिन लोगों की डेथ हो चुकी है या जो लोग यूपी छोड़कर दूसरे शहरों में चले गए हैं, उनके नाम तो कटने ही चाहिए, लेकिन वोटर लिस्ट फाइनल करने से पहले चुनाव आयोग की कोशिश होनी चाहिए कि एक भी जेन्युइन वोटर का नाम छूट ना जाए। योगी आदित्यनाथ ने आज उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए कई बड़े फैसले किए। अब यूपी में पैतृक संपत्ति सिर्फ 5,000 रुपए की फीस देकर अपने बच्चों के नाम ट्रांसफर की जा सकेगी। अब तक यह सुविधा सिर्फ घर और खेती की जमीन के लिए थी, लेकिन अब कमर्शियल प्रॉपर्टी भी 5,000 रुपए की स्टैंप ड्यूटी और 5,000 रुपए की फीस देकर ब्लड रिलेशन वालों को ट्रांसफर की जा सकेगी। इस फैसले से प्रॉपर्टी आसानी से ट्रांसफर होगी, न ज्यादा फीस भरनी पड़ेगी, न तहसीलदार के चक्कर लगाने होंगे। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया कि मनरेगा की जगह बनी नई स्कीम जी राम जी यूपी में पूरी मजबूती के साथ लागू की जाएगी और इस योजना से यूपी को केंद्र सरकार से मनरेगा के मुकाबले 17,000 करोड़ रुपए ज्यादा मिलेंगे। योगी ने कहा कि मनरेगा में पहले पैसे की लूट होती थी, फर्जी जॉब कार्ड बनते थे, फर्जी हाजिरी लगाई जाती थी। योगी ने कहा कि पहले काम के नाम पर गड्ढा खोदा जाता था और उसे बाद में पाट दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के राज में मनरेगा में जो घोटाले हुए, कांग्रेस शासित राज्यों में मनरेगा के नाम पर जिस तरह की लूट हुई, वो पूरी देश की जनता जानती है। लेकिन अब ये लूट बंद हो जाएगी, इसलिए गरीब और गांव के विरोधी जी राम जी योजना के बारे में भ्रम फैला रहे हैं। खोदने और भरने वाली कामों पर विराम होने से स्वाभाविक रूप से जिनके हित प्रभावित हो रहे हैं वो चिल्ला रहे हैं, क्योंकि गड्ढा खोदते थे फिर उसको पाटते थे। ये प्रक्रिया अब उनके हित प्रभावित हो रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से उनका चिल्लाहट होना स्वाभाविक रहे। आपने देखा होगा इससे पहले समाजवादी पार्टी के समय में सोनभद्र में मनरेगा का भयंकर घोटाला हुआ था। सीबीआई की इंक्वायरी उस समय उसकी चल रही है। ये भी उनके समय में लगातार होता रहा है। जिन लोगों ने देश के अंदर लंबे समय तक देश के संसाधनों पर डकैती डाली, देश के एक गरीब को भूखों मरने के लिए, देश के नौजवान को पलायन करने के लिए, बेरोजगारी का दंश झेलने के लिए मजबूर कर दिया था, वे लोग इस प्रकार के रिफॉर्म का और इस प्रकार के एक पारदर्शी और ग्रामीण भारत के विकास का और विकसित भारत की संकल्पना का समर्थन करेंगे तो कहीं उनकी पोल न खुल जाए, क्योंकि फिर जनता जनार्दन उनसे प्रश्न करेगी कि आखिर तुम्हें भी तो मौका मिला था, तुमने ये क्यों नहीं किया। बरसों से हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो सरकारी पैसे को अपनी बपौती समझते हैं। गरीबों के लिए दिए जाने वाले पैसे के भुगतान को लूटना अपना अधिकार मानते रहे हैं। मनरेगा में भी यही होता आया है। कुछ दिन पहले शिवराज सिंह चौहान ने उदाहरण देकर बताया था कि उस सड़क के लिए पैसे दिए जा रहे थे जो कई साल तक नहीं बनती थी, उन कुओं के लिए पेमेंट किया जा रहा था जो कई कई साल तक खुदते नहीं थे। इसलिए योगी आदित्यनाथ का फैसला सही है। जी राम जी के तहत टेम्परेरी काम होने के बजाय परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, मजदूरों को भुगतान भी मिलेगा और देश का काम भी होगा। इससे जनता का पैसा लूटने वालों को परेशानी होगी, लेकिन गरीबों का भला होगा। अब बात बंगाल की। पश्चिम बंगाल में सिर्फ 58 लाख वो लोगों के नाम कटे हैं,
लेकिन ममता बनर्जी का दावा है कि चुनाव आयोग ने बीजेपी के इशारे पर बंगाल के जेन्युइन वोटर्स के नाम काट दिए हैं। वोटर्स को परेशान किया जा रहा है, इसलिए एसआईआर का प्रोसेस फिलहाल रोक देना चाहिए। आज एसआईआर के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की गई। इस याचिका में कहा गया कि एसआईआर का प्रोसेस कानून के साथ साथ खुद चुनाव आयोग की अपनी गाइडलाइंस के खिलाफ है। चुनाव आयोग इसके लिए खुद अपने स्टैंडर्ड्स ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी को फॉलो नहीं कर रहा। इससे आम लोग परेशान हैं। तृणमूल कांग्रेस ने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि बंगाल में बड़े पैमाने पर वाजिब वोटर्स के नाम काटे जा रहे हैं, ऑनलाइन प्रोसेस काम नहीं कर रहा है और चुनाव आयोग आदेश जारी करने के बजाय व्हाट्सएप पर एसआईआर में लगे कर्मचारियों को डायरेक्शंस इशू करता है। यह ठीक नहीं है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट एसआईआर पर रोक लगाए। आज ममता बनर्जी ने फिर आरोप लगाया कि इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी के आईटी सेल के साथ मिलकर एक ऐप डेवलप किया है और इस ऐप से वैलिड वोटर्स को डिलीट किया जा रहा है, जो कानून और संविधान के खिलाफ है। আর এসআইআর এর ব্যাপারে আমি সবাইকে বলবো ভুল ভাল করছে ইলেকশন কমিশন। मैं एसआईआर को लेकर सबसे कहूंगी कि चुनाव आयोग बहुत गड़बड़ियां कर रहा है। जिंदा लोगों को मरा हुआ दिखाया जा रहा है, उम्र दराज लोगों को बार बार बुलाकर तंग किया जा रहा है। इसके अलावा बीजेपी के आईटी सेल के साथ मिलकर एक ऐप बनाया है। ये पूरी तरह से गैरकानूनी, असंवैधानिक, अलोकतांत्रिक है। ऐसा चलेगा नहीं। आप सबसे कहूंगी कि आप खुद क्रॉस चेक करें, जनता के साथ खड़े रहें। मेरे साथ खड़े रहने की कोई जरूरत नहीं है। ममता बनर्जी 2 दिन से गंगा सागर में हैं। कल भी गंगा सागर मेले में रहेंगी, लेकिन ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी आजकल बंगाल में यात्रा निकाल रहे हैं। इस दौरान उनके निशाने पर चुनाव आयोग भी है। आज बीरभूम में तृणमूल कांग्रेस की रैली में अभिषेक ने कहा कि एसआईआर के नाम पर घोटाला हो रहा है। नोबेल विजेता अमर सेन और क्रिकेटर मोहम्मद शमी जैसे जाने माने लोगों को नोटिस भेजे जा रहे हैं। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि बंगाल के लोग सब देख रहे हैं और विधानसभा चुनाव में बीजेपी को उसके कामों की सजा देंगे। एसआईआर करे जरा आपनाके कष्ट दिए, एसआईआर करके आपको परेशान कर रहे हैं। मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान किया जा रहा है। गरीब लोगों, बुजुर्गों को बार बार सुनवाई के लिए बुलाया जा रहा है। एसआईआर को लेकर मुझे सुनने में आया है, मैंने सुना तो सिर फोड़ लिया। हाय रे मेरी किस्मत। अमर्त्य सेन को सुनवाई का नोटिस भेजा गया है। अमर्त्य सेन ने भारत के लिए नोबेल पुरस्कार जीता। उन्होंने देश का नाम दुनिया में सबसे ऊंची जगह पर पहुंचाया, जिनको देश में हर कोई जानता है, जिनके हाथों से देश की तरक्की हुई। उन अमर्त्य सेन को एसआईआर का नोटिस भेजा गया है। बंगाली सिनेमा के सुपरस्टार देव को भी नोटिस भेजा गया है। वर्ल्ड कप में खेलने वाले मोहम्मद शमी को भी एसआईआर का नोटिस भेजा गया है। नोटिस भेजकर इन सबको वोटर लिस्ट से बाहर करने की साजिश रची जा रही है। वो बंगाल के लोगों को वोटर लिस्ट से हटाकर अनमैप करना चाहते हैं। आने वाले समय में बीजेपी के फालतू नेताओं को बंगाल से बाहर भेजना होगा। उनको इस मुश्किल के लिए सबक सिखाना होगा। ये लड़ाई उसी की लड़ाई है। बीजेपी ने कहा कि फर्जी वोटर्स के साफ होने से ममता बनर्जी घबरा गई हैं। उनको चुनाव में हार का डर सताने लगा है, इसीलिए ममता बनर्जी झूठे आरोप लगा रही हैं। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष शमीक भट्टाचार्य ने कहा कि ममता बनर्जी चाहे जो कर लें, बंगाल में चुनाव एसआईआर के बाद ही होंगे। ममता बनर्जी पूरा पश्चिम बंगाल का रखवाली है, तो ममता बनर्जी की इच्छा होगा तो चले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। नतीजा क्या होगा वो सबसे अच्छा मालूम ममता बनर्जी को ही है। तो ये जो ड्रामा है ना, ये बहुत दुर्बल हो गया, वो चलेगा नहीं। एसआईआर होके रहेगा। और बीजेपी भी स्पष्ट कर दिया, एसआईआर को कंप्लीट नहीं करके पश्चिम बंगाल की चुनाव नहीं होगा। कांग्रेस ने एसआईआर के विरोध को ममता बनर्जी की नई नोटंकी करार दिया। बंगाल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा, चुनाव करीब है, इसलिए ममता बनर्जी अब आम लोगों की मसीहा बनने की कोशिश कर रही हैं, जबकि पहले वो दावा कर रही थी बंगाल में एसआईआर होने ही नहीं देंगी। अब वोट कटने के नाम पर ड्रामा कर रही हैं। बंगाल में एसआईआर लागू होने का पहले ममता बनर्जी ने बड़े दावे के साथ ये ऐलान किए थे
कि भाई बंगाल में एसआईआर लागू नहीं होने देंगे। दूसरी बात, उनकी पार्टी की ओर से धमकाए गए थे कि एसआईआर अगर बंगाल में होगी तो खून का नदियां बहाई जाएगी। फिर उन्होंने चौथी बार ये कही कि चिंता ना करो नौकरशाहियों ने, मैं तुम्हारे साथ हूं। कभी धमकाते हैं। राहुल गांधी जी सारे देश भर में आंदोलन छेड़ते हुए सबको सतर्क कर दिए थे। उस समय ममता बनर्जी कुछ हरकत नहीं दिखाई, लेकिन आज जब अंतिम चरण में पहुंच गए तब उनको लगे कि इस बार चलो कुछ ना कुछ करके दिखाए। चुनाव आ गए हैं, चलो फिर दोबारा मसीहा बनने की कोशिश करें। मुझे लगता है कि एसआईआर तो होना चाहिए, फर्जी वोटर और जेन्युइन वोटर के बारे में पता तो चलना ही चाहिए, लेकिन ममता बनर्जी को शिकायत है और वो अपनी शिकायत को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने का जो उन्होंने फैसला किया है वो भी सही है। अगर उन्हें चुनाव आयोग से कंप्लेंट है तो इसका फैसला सड़कों पर तो नहीं हो सकता। इसके लिए किसी सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। इसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है। अब बात महाराष्ट्र की। पूरे महाराष्ट्र में इस वक्त महानगर पालिकाओं के चुनाव का जबरदस्त शोर है। आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया कि महाराष्ट्र की सभी 29 महानगर पालिकाओं में महायुति का ही मेयर बनेगा। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। फडणवीस ने कहा कि मुंबई में बीएमसी का मेयर भी हिंदू होगा, मराठी होगा और बीजेपी का होगा। आज हमारे संवाददाता सचिन चौधरी ने देवेंद्र फडणवीस से लंबी बात की। इस एक्सक्लूसिव बातचीत में फडणवीस ने कहा कि उद्धव और राज ठाकरे ने भले ही अलायंस कर लिया हो, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि महाराष्ट्र के लोग समझ चुके हैं इन लोगों ने जनता को सिर्फ धोखा दिया, सिर्फ झूठ बोला और अब अपने अस्तित्व को बचाने के लिए साथ आ गए हैं। आज बीडीडी चाल में रहने वाले जो 120 स्क्वायर फुट में रहता था, ऐसा मराठी आदमी उसको 600 स्क्वायर फुट का मकान दे दिया, डिलीवर कर दिया। ये हमने किया। बताइए ऐसा एक प्रोजेक्ट, उद्धव ठाकरे जी एक प्रोजेक्ट बताए, कोई प्रोजेक्ट ही नहीं है। लेकिन देखिए, मराठी का मुद्दा जो है इस चुनाव में काफ़ी जोर शोर से उठाया जा रहा है कि ये बैनर लगाए जा रहे कि मराठी आदमी के लिए ये आखिरी मौका है, मराठी आदमी सावधान हो जाए, मुंबई को जो है तोड़ा जाएगा। क्या आप मुंबई को तोड़ने वाले हैं? पहली बात तो मैं आपको कहना चाहता हूं, मराठी व्यक्ति के लिए आखिरी मौका नहीं है, ये ठाकरे बंधुओं के लिए आखिरी मौका है। ये मराठी व्यक्ति के अस्तित्व की चुनावी लड़ाई नहीं है, उसका अस्तित्व कोई मिटा नहीं सकता। छत्रपति शिवाजी महाराज का खून हमारी रगों में बहता है, कौन हमारा अस्तित्व मिटा सकता है? सवाल यह है कि उनका जो पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस है, उनका जो पॉलिटिकल रेलेवेंस है, इसके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगा है, इसलिए उस लड़ाई में वो उतरे। लेकिन मैं आपको साफ कहना चाहता हूं, मुंबई का मराठी व्यक्ति भी अब ये जान चुका है कि इन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया। देखिए, मराठी आदमी इनके साथ था और वो एक ही कारण से था, हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे, जिन्होंने मराठी अस्मिता को जागृत किया, जिन्होंने मराठी अस्मिता को एक नई दिशा दी। उनके बाद इन्होंने केवल मराठी आदमी का इस्तेमाल किया। अब वो और इस्तेमाल नहीं होने देना चाहता, इसलिए मराठी आदमी हमारे साथ है। इंटरेस्टिंग बात है कि महाराष्ट्र में वोटिंग से पहले ही 70 उम्मीदवार निर्विरोध चुनाव जीत चुके हैं और ये सारे के सारे महायुति के हैं। इनमें से 64 बीजेपी के हैं। इसलिए उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे और कांग्रेस के नेता परेशान हैं। राज ठाकरे की पार्टी ने तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, चुनाव आयोग से भी इन पार्षदों का चुनाव रद्द करने की मांग की है। विरोधी दलों का आरोप है कि पैसे और सरकारी मशीनरी के दम पर बीजेपी ने दूसरी पार्टियों के उम्मीदवारों के पर्चे वापस करवाए। इस आरोप पर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अगर विपक्ष के आरोपों में दम होता तो मुंबई में कोई पार्षद निर्विरोध क्यों नहीं जीता। हकीकत यह है कि उद्धव ठाकरे और कांग्रेस की हालत इतनी खराब है कि उन्हें कैंडिडेट ही नहीं मिल रहे हैं। इसमें बीजेपी का क्या कसूर? ईवीएम पर सवाल उठाए जाते थे
फिर वोटर लिस्ट को लेकर सवाल उठाए गए, फिर अभी ये कहा जा रहा है कि आपने तो उम्मीदवारों की चोरी कर लिया, अभी वोट चोरी के बाद अब उम्मीदवारी की चोरी कर ली, इतना साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल कर लिया कि आपने लोगों को चुनाव ही नहीं लड़ने दिया। वीडियो जारी हो रहे हैं, स्पीकर की वीडियो जारी कर रहे हैं कि देखो आप कैसे धमका रहे हो और आप मतलब जो है पूरा उल्लंघन कर रहे हो कानून। अगर ऐसा होता तो मुंबई तो सबसे महत्वपूर्ण है हमारे लिए। मुंबई में एक भी बिन विरोध क्यों नहीं हुआ, अनअपोज्ड एक भी क्यों नहीं हुआ मुंबई में? नहीं हुआ। देखिए सीधा हिसाब यह है कि इनकी पार्टियां कमजोर हुई है और विशेष रूप से जो उद्धव जी की सेना है, मनसे है, इनका बैटल ग्राउंड केवल मुंबई बचा है। इन्होंने नगर पालिका के चुनाव में भी, ये कार्यकर्ताओं का चुनाव होता है, कार्यकर्ताओं के लिए अपनी प्रतिष्ठा को दांव पे लगाना पड़ता है। हमने लगाया। मैं मुख्यमंत्री हूं, 10,000 के शहर में भी गया, 280 शहरों में प्रचार चल रहा था, मैं जितनी ज्यादा से ज्यादा जगह जा पाया मैं स्वयं गया। ये गए नहीं, ये घर में बैठ कर राजनीति करते। घर में बैठकर कोई पार्टी बड़ी नहीं होती। तो अब लोग उनसे निराश हुए और उसके कारण कई जगह पर उनको उम्मीदवार नहीं मिले। अब मुझे बताइए, मुंबई में नील सोमैया लड़ रहे हैं, अब किसी ने इनको रोका था? उनके खिलाफ ये उम्मीदवार नहीं दे पाए, वहां तो किसी ने वापस नहीं लिया ना। अब तो न शिवसेना उम्मीदवार, उबाठा सेना उम्मीदवार दे पाई, न मनसे उम्मीदवार दे पाया, न कांग्रेस उम्मीदवार दे पाया। इसके पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था, ये नहीं दे पाए, इनको उम्मीदवार ही नहीं मिले। निर्विरोध इसके पहले ऐसे कभी नहीं चुन किया है। देखिए भारत के इतिहास में 53 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट निर्विरोध चुनकर आए और उसमें से 52 कांग्रेस के काल में चुनकर आए। तो अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनकर आ सकते तो पार्षद क्यों नहीं आ सकते? ये इनका फेलियर है। ये चुनाव के लिए वहां पर कैंडिडेट नहीं दे पाए, ये अपना फेलियर हम पर थोपना चाहते हैं। बीएमसी चुनाव में विवाद का एक और बड़ा इशू है मुंबई का मेयर कौन होगा। कोई हिंदू कह रहा है, किसी को मुस्लिम मेयर चाहिए। मुंबई में रहने वाले उत्तर भारतीय भी दावा ठोक रहे हैं, लेकिन आज देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मेयर तो महायुति का ही बनेगा और मराठी हिंदू ही मुंबई को चलाएगा। देवेंद्र जी, मुंबई का मेयर कौन बनेगा? आप कह रहे हैं कि हिंदू होगा, महायुति का होगा और मराठी होगा। अब उद्धव जी पूछ रहे हैं कि क्या आप मराठी को हिंदू नहीं मानते? हिंदू और मराठी में भेद करने का पाप उद्धव जी ने किया है। उन्होंने लगातार ये भूमिका ली कि जो मराठी बोलता है और जो मराठी के लिए अच्छा काम करता है हम उसको महापौर बनाएंगे। वो मुंह से नहीं बोलना चाहते, पर वो वोटों के तुष्टीकरण के लिए मुस्लिम समाज को संदेशा देना चाहते हैं, आप भी अगर मराठी बोलते हो तो आपको भी हम महापौर बनाने को तैयार हैं। हाँ, तो कई सारे कोंकणी मुसलमान जो मराठी बोलते हैं, उनको ये वो देखिए तुष्टीकरण की नीति है, इसलिए हमने साफ शब्दों में कहा। तो आपको लगता है कि वो जो चंगेज मुल्तानी है या राशिद मामू है, आप देखिए ना, क्या ये हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे की शिवसेना है, उद्धव सेना? बिल्कुल नहीं है। राशिद मामू जैसे व्यक्ति जो दंगे भड़काते हैं, भारत विरोधी गतिविधियां करते हैं, पाकिस्तान के झंडे जिनके यहाँ लगते हैं, ऐसे लोगों को पार्टी में लेकर टिकट देना क्या ये बाला साहब ठाकरे कभी कर सकते थे? इन्होंने विचार छोड़ दिए और ये प्रयास अभी इनका ऐसा है कि हिंदुओं में भेद हो जाए, मराठी और मुस्लिम इस प्रकार का कॉम्बिनेशन करना चाहते। उनको पता नहीं है ये जो मराठी है ना, इसकी रगों में छत्रपति शिवाजी महाराज का खून है। इससे हिंदू तो अलग ही नहीं हो सकता। मराठी और हिंदू ये अलग ही नहीं है। देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि मुंबई का मेयर हिंदू होगा और मराठी होगा, लेकिन कांग्रेस मुंबई के मेयर पद के लिए किसी जोहरान ममदानी की तलाश कर रही है। कांग्रेस के नेता असलम शेख ने कहा कि न्यूयॉर्क और मुंबई में कई समानताएं हैं, इसलिए मुंबई में भी जोहरान ममदानी जैसा कोई टैलेंटेड मेयर चाहिए जो सभी वर्गों को साथ लेकर चल सके। मुंबई और मैनहट्टन, न्यूयॉर्क जो है, उसके अंदर सिमिलरिटी ये है कि देश की पहचान है वो। मुंबई भी आज देश की पहचान है। दिल्ली
जो है राजधानी है, लेकिन आर्थिक राजधानी मुंबई है। मुंबई और मैनहट्टन को लोग जानते हैं। ममदानी, एरिक, वेलेसिया, ये 3-4 मेयर का मैं उदाहरण दे रहा हूँ। मुझे यही होना चाहिए ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि मेयर ऐसा होना चाहिए जो मुंबई की समस्या को समझ सके, मुंबई को जान सके। कोई दिक्कत नहीं है। धर्म से क्या लेना देना है, धर्म से क्या मतलब है? लोगों को सुविधा चाहिए, लोगों को मराठी, हिंदी ये जानने वाला नहीं चाहिए। आप एक तरफ भारतीय जनता पार्टी बोलती है कि मराठी होना चाहिए, फिर उन्हीं की पार्टी के जो कृपा शंकर है वो कहते हैं कि उत्तर भारतीय होना चाहिए, फिर कोई तीसरा नेता उठ के आता है वो बोलता है गुजराती होना चाहिए। क्या लेना देना है मराठी से, गुजराती से, मुसलमान से, हिंदू से? ये सारी बातें ठीक नहीं है। मुंबई का मेयर उसी को बनाओ जो इस मुंबई को चला सके, जो इस मुंबई को बेहतर बना सके, जो मुंबई को न्यूयॉर्क और मैनहट्टन से बेटर बना सके। इस बार महाराष्ट्र में नगर पालिका के इलेक्शन में सभी पार्टियां अपने अपने गढ़ को बचाने की कोशिश में लगी हैं। शरद पवार, अजित पवार को पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ की फिक्र है, इसलिए दोनों साथ आ गए। एकनाथ शिंदे को ठाणे की फिक्र है, इसलिए वहां पूरी ताकत लगा रहे हैं। उद्धव और राज ठाकरे को मुंबई की टेंशन है, इसलिए 20 साल के बाद दोनों भाई साथ साथ आ गए। लेकिन मुश्किल यह है कि दोनों की लाइन क्लियर नहीं है। दोनों हिंदुओं का वोट लेना चाहते, लेकिन मुस्लिम वोटर्स को भी नाराज नहीं करना चाहते। ऊपर से बागियों ने चिंता और बढ़ा दी है। उद्धव के बेटे आदित्य ठाकरे जिस वर्ली सीट से विधायक हैं, इस असेंबली सीट में बीएमसी को जो 6 वार्ड मिले हैं, उनमें से 4 पर बागी उम्मीदवार मैदान में हैं। इसलिए इस बार जो वर्ली सीट शिवसेना का गढ़ थी वो भी खतरे में है। इसलिए देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इस बार उद्धव ठाकरे अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को बड़ा झटका दिया। हाईकोर्ट की 2 जजेस की बेंच ने मदुरई में पहाड़ी पर बने मंदिर में दीप जलाने की परमिशन दे दी। हालांकि हाईकोर्ट ने इसकी मंजूरी पहले भी दी थी, लेकिन सिंगल जज के उस फैसले को तमिलनाडु की डीएमके कांग्रेस सरकार ने मद्रास हाईकोर्ट में चैलेंज किया था। लेकिन आज 2 जजों के बेंच ने उस फैसले को बरकरार रखा और कहा कि सिंगल बेंच का फैसला बिल्कुल सही था। इस मुद्दे को बिना वजह सियासी रंग दिया जा रहा है। मंदिर में कार्तिकेय दीप जलाया जाएगा और इसके लिए राज्य सरकार सुरक्षा का इंतजाम करे। हाईकोर्ट में तमिलनाडु सरकार ने दलील दी थी कि अगर पहाड़ी पर दीप जलाया गया तो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगा। इस पर अदालत ने कहा कि सरकार का यह तर्क हास्यास्पद है, फनी है। इस तरह के मामलों में कानून व्यवस्था तभी बिगड़ सकती है जब राज्य सरकार ऐसा करना चाहे। जजों ने कहा वो प्रार्थना करते हैं कि कोई भी राज्य अपने राजनीतिक एजेंडे को पूरा करने के लिए इस हद तक न गिरे। बीजेपी ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को हिंदू समाज के लिए बड़ी जीत बताया। पीयूष गोयल ने कहा कि डीएमके हो, कांग्रेस हो या इंडिया अलायंस में शामिल दूसरी पार्टियां, हाईकोर्ट के फैसले से इन सब की सनातन विरोधी सोच सामने आ गई है। इट इज अ वेकअप कॉल फॉर द पीपल ऑफ तमिलनाडु। ये देश के लोगों के लिए एक चेतावनी है कि जागो, बचो। इस प्रकार की सोच जो इंडिया अलायंस, जो कांग्रेस पार्टी, जो डीएमके, जो समाजवादी पार्टी, जो तृणमूल कांग्रेस, इस टाइप की पार्टीज की जो सोच है, इससे देश के लोगों को बचना पड़ेगा। ये चेतावनी फिर एक बार हमारे सामने आई है। ये देश तुष्टीकरण की राजनीति कभी स्वीकारित नहीं करेगा। ये देश हर एक को सम्मानित करता है, हर एक धर्म को सम्मान देता है, और ऐसी पार्टियां जो हिंदू धर्म के खिलाफ काम करती हैं, जो अब कहती हैं हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, अभी भी उनको ये स्वीकृत नहीं हुआ। इतना बड़ा कोर्ट के जजमेंट के बाद, डिवीजन बेंच के जजमेंट के बाद, उनकी आलोचना होने के बाद डीएमके और कांग्रेस पचा नहीं पा रही है कि हिंदू धर्म की विजय हुई है, उनकी आस्था की विजय हुई है। ये पचा नहीं पा रही है और उनकी तुष्टीकरण उनको सुप्रीम कोर्ट तक जाने के लिए बाध्य करती है। मैं घोर निंदा करता हूं इस प्रकार की सोच का। हमारे देश में मंदिर में
दिया जलाने में किसी को प्रॉब्लम हो सकती है, ये सोचकर हैरानी होती है। तमिलनाडु की पहचान तो इसके मंदिरों के लिए है, तमिलनाडु की पहचान तो लोगों की भक्ति भावना और भारत की संस्कृति के लिए है। मदुरै की पहाड़ी पर दीप जलाने की परंपरा सैकड़ों साल पुरानी है, लेकिन इस बार मुस्लिम संगठनों ने इसका विरोध किया और यह साफ दिखाई दिया कि डीएमके ने वोटों के चक्कर में अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए मंदिर में दिया जलाने की परंपरा का विरोध किया और सार्वजनिक शांति भंग होने का बहाना बनाया। ये डीएमके की सनातन विरोधी विचारधारा का परिचायक है। मद्रास हाईकोर्ट के फैसले ने इसे पूरी तरह एक्सपोज कर दिया। आज बांग्लादेश से एक बार फिर बुरी खबर आई है। कल रात बांग्लादेश में 2 हिंदुओं की हत्या कर दी गई। ढाका के पास नरसिंगड़ी में 40 साल के शरद चक्रवर्ती पर इस्लामिक कट्टरपंथियों ने धारदार हथियारों से हमला किया और फिर उनका गला काट दिया। इससे कुछ घंटे पहले जैसोर में राणा प्रताप बैरागी की हत्या कर दी गई थी। बैरागी जैसोर जिले के अरुआ गांव में एक आइस फैक्ट्री के मालिक थे और वो एक अखबार भी चलाते थे। कल रात कट्टरपंथियों ने राणा प्रताप बैरागी के सिर में पॉइंट ब्लैंक 3 गोलियां मारी और उनका गला काट दिया। पिछले कुछ दिनों में बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास, अमृत मंडल और खोकन चंद दास समेत 6 हिंदुओं की हत्या की जा चुकी है। बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या के अलावा कट्टरपंथी हिंदुओं के घरों को, दुकानों को निशाना बनाया जा रहा है। चटगांव में सुखशील और अनिलशील के घर जला दिए गए। झेनाइदा जिले में कट्टरपंथियों ने 40 साल की एक हिंदू महिला का गैंगरेप किया और फिर उसे पेड़ पर बांधकर जमकर पीटा। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी बांग्लादेशी हिंदुओं पर जुल्म को लेकर चिंता जताई। हिमंता ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर जिस तरह के हमले हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं, उसका असर असम में भी हो सकता है, इसलिए उनकी सरकार अलर्ट है। बांग्लादेश में जो हो रहा है हमारे लिए चिंता की कारण बना हुआ है। हिंदू लोगों का ऊपर अत्याचार दिन का दिन बढ़ ही रहा है, तो स्थिति चिंतनीय है और उनका इफेक्ट असम में भी हो सकता है। तो हमें थोड़ा एक हिसाब से थोड़ा सा कोशिश रहना पड़ेगा, स्थिति को निरीक्षण में रखना पड़ेगा और एक बांग्लादेश का हिंदू समाज को हमें साहस भी देना पड़ेगा। मोदी सरकार ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों पर चिंता जताई है। बांग्लादेश के हाई कमिश्नर को बुलाकर हिंदुओं पर हो रहे जुल्म को रोकने और कट्टरपंथियों के खिलाफ एक्शन लेने को कहा है। लेकिन मुश्किल है कि बांग्लादेश में चुनाव होने वाले हैं, इसलिए मौजूद यूनुस जमाते इस्लामी के लोगों को शह दे रहे हैं और कट्टरपंथी इसका पूरा फायदा उठाने में लगे हैं। नेपाल से जो खबर आई वो भी अच्छी नहीं है। नेपाल में पहली बार हिंदू और मुसलमान टकराव के लिए आमने सामने आ गए। बीरगंज जिले में कर्फ्यू लगाना पड़ा। असल में 2 दिन पहले बीरगंज के जनकपुर इलाके में टिकटॉक पर एक वीडियो पोस्ट किया गया। वीडियो में हिंदुओं के खिलाफ आपत्तिजनक बातें कही गई। हिंदू ने विरोध जताया तो पुलिस ने फौरन कार्रवाई की। वीडियो पोस्ट करने वाले 2 मुस्लिम युवकों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इससे हिंदू की नाराजगी कम नहीं हुई। भीड़ ने एक मस्जिद पर हमला कर दिया, तोड़फोड़ की। मस्जिद पर हमले के खिलाफ मुस्लिम समुदाय ने प्रोटेस्ट मार्च निकाला। जवाब में हिंदू समाज ने भी प्रदर्शन शुरू कर दिया। तनाव बढ़ता देखकर प्रशासन ने बीरगंज में कर्फ्यू लगा दिया। माहौल सुधारने के लिए प्रशासन ने हिंदू और मुसलमानों के नेताओं के साथ बैठक की है। दोनों पक्षों को समझाया बुझाया गया, जिसके बाद आज शाम 6 बजे से बीरगंज में कर्फ्यू हटा लिया गया। अब आपको ईरान की तस्वीरें दिखाते हैं। ईरान में पिछले 10 दिनों से चल रहे सरकार विरोधी प्रोटेस्ट और तेज हो गए हैं। राजधानी तेहरान के अलावा इस्फहान, शिराज और कुम जैसे शहरों में हजारों लोग सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। तेहरान के ग्रैंड बाजार में प्रोटेस्ट के दौरान हिंसा भड़क गई, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेज ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया। जवाब में भीड़ ने भी सुरक्षा बलों पर हमला बोल दिया। इस टकराव में दोनों पक्षों के कई लोग घायल हुए हैं। ईरान में विरोध प्रदर्शनों का ये सिलसिला देश की खराब हाल होती इकोनॉमिक सिचुएशन और पानी बिजली की किल्लत को लेकर शुरू हुआ था, जो अब
मजहबी सख्ती के विरोध तक पहुंच गया है। विरोध में शामिल महिलाएं अब अपने हिजाब और बुर्के उतारकर प्रोटेस्ट कर रही हैं। वहीं सुप्रीम लीडर खामेनेई के हुक्म के बाद मसूद पेज़ेशकियां की सरकार ने प्रोटेस्टर्स पर सख्ती करनी शुरू कर दी है। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में अब तक 35 प्रदर्शनकारी मारे गए हैं और 1000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। नाराज जनता का गुस्सा शांत करने के लिए अब मसूद पेज़ेशकियां की सरकार ने आर्थिक मुश्किलें झेल रहे लोगों को कैश में मदद करने का ऐलान किया है, लेकिन इससे हालात सुधरने की खास उम्मीद नजर नहीं आती। आज की बात में इतना ही।